अनुवाद में एक भाषा के शब्दों के स्थान पर दूसरी भाषा के समानार्थी शब्द रख दिए जाते हैं और प्रत्येक भाषा की वाक्य रचना के कुछ नियम होते हैं और शब्द जो होता है उसमें अनुवाद के उन नियमों का पालन किया जाता है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी वाक्य गीता इज सिंगिंग, हिंदी का अनुवाद गीता गा रही होगी। ठीक है, गीता गा रही है नहीं है। इस प्रकार अनुवाद में प्रायः भावों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है और उसके कारण कभी कभी बड़ा अनर्थ भी हो जाता है। और हिंदी के वाक्य मेरा सिर चक्कर खा रहा है का यदि कोई अंग्रेजी में माई हेड इज ईटिंग सर्कल अनुवाद करे तो मूल वाक्य का अर्थ ही बदल जाएगा। इस दृष्टि से अनुवाद की यह शैली उपयुक्त नहीं मानी गई, परंतु अनुवाद की शिक्षा प्रारंभ करने के लिए इसके अतिरिक्त कोई अन्य शैली अपनाई भी नहीं जा सकती है। ठीक है, फिर इसी की तरह है भावानुवाद। भावानुवाद यह अनुवाद की दूसरी शैली मानी गई है और इसमें किसी भाषा की रचना को पढ़कर उसके भाव को दूसरी भाषा में व्यक्त किया जाता है और शैक्षिक दृष्टि से इसे अनुवाद का कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें मूल रचना के भाव तो स्पष्ट हो जाते हैं लेकिन उसकी शैली का निर्वाह नहीं हो पाता। अतः अनुवाद की यह शैली भी उपयुक्त नहीं है और अनुवाद की शिक्षा की दृष्टि से भी यह एक अनुपयुक्त शैली मानी गई है। फिर है वाक्य संप्रदायानुसार अनुवाद। वाक्य संप्रदायानुसार अनुवाद यह अनुवाद की तीसरी शैली मानी गई है और इसमें एक भाषा की रचना का दूसरी भाषा में अनुवाद करते समय मूल रचना के भाव और उसकी शैली दोनों का निर्वाह किया जाता है। इस प्रकार अनुवाद करने वाला व्यक्ति इस बात का ध्यान रखता है कि मूल रचना के भाव ज्यों का त्यों वैसे ही व्यक्त किए जाएं, इसलिए यह एक उपयुक्त शैली मानी गई है। अब अनुवाद शिक्षण की प्रणालियां। अनुवाद शिक्षण की प्रणालियां। विद्वानों का यह भ्रम निराधार है कि अनुवाद करना मौलिक रचना से सरल होता है। मौलिक रचना में मनुष्य स्वतंत्र होकर लिखता है और उसी के प्रकार अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता उसे, और इसके विपरीत अनुवाद करते समय दूसरे के भाव विचार भाव के अनुसार अपने अनुभव एवं आपको उनसे परिचित करना होता है। अगर हम किसी रचना का अनुवाद कर रहे हैं तो उसके जो भाव हैं उनसे भी परिचित होना होता है और उनके नियम हैं, उनके विचार हैं, उन सब का अनुभव हमें होना होता है। इतना ही नहीं, अनुवाद करते समय यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो अनुदित रचना है उसमें मूल रचना की शैली का निर्वाह भी होना चाहिए। यदि अनुदित रचना मूल भावों के भावों का स्पष्टीकरण और उसकी भाषा शैली का प्रतिनिधित्व करने में सफल नहीं हुई है तो उसे उच्च कोटि की अनुदित रचना नहीं कहा जा सकता। दूसरे मौलिक रचना करने में केवल अपनी भाषा का ज्ञान होना ही आवश्यक होता है, जबकि अनुवाद की क्रिया में तभी यह किया जा सकता है जब अनुवाद को
प्रणाली। अनुवाद की शिक्षा के लिए पुस्तकें होती हैं जिनमें व्याकरण के क्रम से वाक्य उपस्थित होते हैं और छात्रों को एक एक प्रकार के वाक्यों का अनुवाद करना सिखाया जाता है। जब छात्र सभी प्रकार के वाक्यों का अनुवाद करना सीख जाते हैं तब उन्हें मिश्रित वाक्यों को खंड खंड करके उनका अनुवाद करने के लिए कहा जाता है और यह विधि तार्किक अवश्य है, लेकिन इस विधि से बच्चे अनुवाद की क्रिया से अभ्यस्त नहीं हो पाते हैं। फिर है नंबर 2, आगमन निगमन प्रणाली। आगमन निगमन प्रणाली, इस प्रणाली में 4 पद दिए होते हैं: उदाहरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण और प्रयोग। उदाहरण के लिए कुछ यहाँ पर उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए हैं। फिर इसके बाद है निरीक्षण, सामान्यीकरण, प्रयोग और विश्लेषण। ठीक है। निरीक्षण, छात्र अंग्रेजी के वाक्य एवं उनके हिंदी अनुवाद को ध्यान से देखते हैं और फिर समझते हैं। फिर उसके बाद है सामान्यीकरण। अब इन वाक्यों का विश्लेषण कर छात्रों की सहायता नियमीकरण कराया जाएगा और इस बात को वह स्वयं देख सकेंगे, खोज सकेंगे और उनकी सहायता भी इसमें की जाएगी। और फिर उसके बाद आता है नंबर 3 पर द्विभाषाई प्रणाली। द्विभाषाई प्रणाली, दुभाषाई प्रणाली। ठीक है। इस प्रणाली में एक बच्चा एक भाषा में बोलता है और दूसरा बच्चा उसका अनुवाद दूसरी भाषा में करता चलता है और इस प्रणाली से अनुवाद की शिक्षा नहीं दी जा सकती। हाँ, जब बच्चे अनुवाद करना सीख जाए तब उन्हें अनुवाद की क्रिया में अभ्यास अवश्य कराया जा सकता है और इस प्रणाली को अपनाया भी जा सकता है। फिर नंबर 4, तुलना एवं अनुकरण प्रणाली। तुलना एवं अनुकरण प्रणाली, इस प्रणाली में बच्चे सामने आदर्श अनुवाद उपस्थित किए जा सकते हैं। मतलब इस प्रणाली के अंतर्गत बच्चों के सामने कुछ आदर्श अनुवाद प्रस्तुत किए जाते हैं और बच्चे विश्लेषण की क्रिया करने से तुलना करते हैं, क्रिया करते हुए उसकी तुलना करते हैं और वे अवलोकन के द्वारा अनुवाद के यथा नियमों को निकालते हैं और फिर उनका अनुकरण और अनुवाद करते हैं। ठीक है। फिर इस प्रणाली को मनोवैज्ञानिक अवश्य कहा गया है, लेकिन इस प्रणाली से अनुवाद की शिक्षा देने में काफी समय लग जाता है। फिर किस स्तर पर किस प्रकार की प्रणालियों का प्रयोग किया जाए। किस स्तर पर किस प्रणाली का प्रयोग किया जाए।
किस प्रणाली का प्रयोग किया जाए। ये चारों प्रणाली अपने में अलग अलग पूर्ण नहीं है। हाँ, हम इन चारों प्रणालियों के योग से अनुवाद की शिक्षा देने के पक्ष में हैं और भाषा की जो इकाई है वह वाक्य होते हैं और प्रत्येक भाषा की वाक्य रचना एक विशेष प्रकार से होती है। सर्वप्रथम बच्चों को दोनों भाषाओं का ज्ञान कराना चाहिए। जब बच्चे दोनों भाषाओं की वाक्य रचना से परिचित हो जाएं, तब उन्हें अनुवाद की शिक्षा देनी चाहिए। मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषा सिखाने में हमें अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। तब हम प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा अनुवाद का ज्ञान कराते हैं। नियम रटने की आवश्यकता वहां पर नहीं होती है और बच्चे स्वयं इस नियम को निकाल लेते हैं और अनुवाद करते हुए चलते हैं और इस दृष्टि से प्रारंभ में एक जो भाषा है उसके वाक्य को दूसरी भाषा के वाक्य में अनुवाद करना ही सिखाया जाना चाहिए और इसके लिए पुस्तक प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए और आगमन निगमन की जो नियम है, उनके जो सूत्र है, उनका भी पालन करते हुए चलना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद है अनुवाद के संबंध में कुछ अन्य बातें भी दी गई हैं जो जानने योग्य होती हैं। हमारे देश में वर्तमान में भाषा के साथ दूसरी भाषा की शिक्षा आरंभ होते ही अनुवाद की शिक्षा का कार्य भी आरंभ कर दिया जाता है। लेखांश एवं लेखों का अनुवाद तभी कराया जाए जब बच्चों दोनों भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करने और उनकी वाक्य रचना से पूर्ण रूप से परिचित हो जाए और उनका सक्रिय शब्द एवं जो सूक्ति भंडार है वह भी विस्तृत हो जाना चाहिए। तब ही उन्हें दूसरे लेखांश एवं लेखों में अनुवाद कराया जाना चाहिए। फिर है नंबर 3, अनुवाद उस भाषा में करना सरल होता है जिसका छात्रों को अत्यधिक ज्ञान प्राप्त होता है और इस दृष्टि से छात्रों को पहले दूसरी भाषाओं का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कराना चाहिए और फिर अपनी भाषा से दूसरी भाषा में। ठीक है। फिर उसके बाद है पहले छात्रों के सामने दूसरी भाषा की मूल रचनाएं, उनकी भाषा में अनुदित रचनाएं सामने रखनी चाहिए और फिर उनकी मातृभाषा में जो उनकी मूल रचनाएं हैं और उनके अनुवाद हैं उनको दिखाना चाहिए। इस प्रकार छात्र दोनों की तुलना करने से अनुवाद की क्रिया के लिए वह अपने आप ही तैयार हो जाते हैं। तब उनके साथ ज्यादा प्रयत्न और ज्यादा ज्यादा वो नहीं करना पड़ता उनके साथ में पढ़ाने के लिए उन्हें ज्यादा जोर नहीं दिया जाता। जब वो सारी चीजों को खुद ही सीख लेते हैं, सीखने के योग्य हो जाते हैं, तो एक भाषा से वे दूसरी भाषा के अनुवाद को स्वतः ही करने लगते हैं। फिर अनुवाद करते समय शब्दांश अनुवाद नहीं कराना चाहिए। अनुवाद करते समय जिस भाषा में अनुवाद किया जाए उसकी वाक्य रचना का ध्यान रखा जाए। अनुवादक को भाषा संबंधी 3 नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, जैसे भाव की रक्षा करना, शैली की रक्षा करना और सरलता एवं सुबोधता भी लानी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुदित रचना में अनुवाद किए जाने वाले अंश का भाव और उसका ज्ञान, उसका भाव स्पष्ट करना होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।